हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। ज्यादातर चाहे राहुल गांधी हो, अन्य नेता हो, बार बार कह रहे हैं ये कुर्सी बचाओ बजट है, यानी बिहार को, आंध्र प्रदेश को बहुत ज्यादा दे दिया। तो इसकी वजह क्या है? बिहार को, आंध्र प्रदेश को ज्यादा मिला, ये वजह है, या बाकी राज्यों के साथ भेदभाव हुआ? क्योंकि कहते हैं ना, वो गाना है ना हिंदी फिल्म का कि हमसे बात ना करो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ये वाली मुश्किल आ गई है क्या? अंजना जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वर्षों बाद आपके शो पे आने का मौका मिला है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं टेलीविजन आजकल करता नहीं हूँ, पर मैं दो तीन बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। देखिए, एक बजट जो सरकार की आमदनी है और सरकार का खर्चा है, उसका ब्यौरा है। और साल में एक बार वित्त मंत्री को ये मौका मिलता है कि बाकी सभी मुद्दों के ऊपर वो अपनी बात, चाहे सही हो चाहे गलत हो, संसद के समक्ष रखे। बुनियादी बात यह है कि पिछले 3-4 वर्ष से जो सरकार का वित्तीय घाटा है वो 16 लाख करोड़ के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसका ये मतलब है कि सरकार कर्जा लेकर अपना खर्चा चला रही है। ये कोई शुभ संकेत नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में दें तो 2014 से लेकर 24 तक जो हमारा राष्ट्रीय डेट है, जो हमारे ऊपर कर्जा है, वो 113 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा है। 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था 2013-14 में, और वर्ष 2024-25 में ये लगभग 180 लाख करोड़ हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि सरकार निरंतर और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं, पर अपना खर्चा चलाने के लिए कर्जा ले रही है, और ये कर्जा आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको चुकाना पड़ेगा। तो ये सबसे चिंताजनक बात है इस बजट की, जो एफआरबीएम टारगेट्स हैं। देखिए, आप समझ सकते थे कि वर्ष 2021 में, 21-22 में कोविड का असर रहा, उस समय सरकार की जो आमदन है और सरकार का जो खर्चा है उसमें एक बहुत लंबा चौड़ा फर्क आ गया था। पर आज 2-3 साल बाद भी जो उसका लैग इफेक्ट है वो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई है। आज हर गृहिणी के आंसू बह रहे हैं, और अगर आपने कल जो अर्थव्यवस्था का विश्लेषण आया था, इकोनॉमिक सर्वे, उसको आपने संज्ञान में लिया हो तो उसमें बड़ी एक हास्यास्पद बात कही गई थी कि जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, ब्याज दर के ऊपर फैसला करता है तो उसको जो फूड इन्फ्लेशन है, जो हमारे खाद्यान्न पदार्थों की महंगाई है, उसको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा असर हमारे आम नागरिक के ऊपर, हमारी गृहिणियों के ऊपर डालता है, क्योंकि महंगाई ने हर घर का बजट चौपट कर रखा है। तीसरी चीज ये है कि जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी के ऊपर काबू पाने के लिए, नौजवानों को नौकरी देने के लिए इस बजट में ठोस कोई स्टेप्स नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि अभी भी ये लगता है कि सरकार अपनी एक्सपेंडिचर से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से जो अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश कर रही है, प्राइवेट जो एक्सपेंडिचर है एसेट क्रिएशन में, वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर अभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सवाल आपकी बातों से मनीष जी जो उठते हैं वो छोटे छोटे आपसे पूछती हूँ, उसके जवाब दीजिएगा ताकि हर विषय पर हम लोग छोटी छोटी बात कर लेंगे। वो कह रहे हैं कि हमने फिस्कल प्रूडेंस दिखाया है, हमारा फिस्कल डेफिसिट जो वित्तीय घाटा है वो 5.1 से 4.9 आ गया है, 4.9। उसको अभी थोड़ी देर के लिए अलग करते हैं, लेकिन जब आपने नौकरियों की बात की, ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना था।
अगर पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत, क्योंकि इंडस्ट्री कहता है ना कि हम अचानक नौकरी कैसे दे दें, हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, क्या ये पहल आपको अच्छी दिखाई देती है कि 1 करोड़ युवाओं को 5,000 के इनकम पे इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, 4 करोड़ युवाओं को 2 लाख करोड़ के खर्च से, एक एक करके एक एक विषय पर? अंजना जी, तो वही बात हो गई जो कही थी कि इन्होंने कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल में देंगे, तो 10 वर्ष में तो 20 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए थी। 20 नई नौकरियां नहीं पैदा हुई 2014 से लेकर 24 तक। तो ये तो ख्याली पुलाव है। दीज आर स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट। अब उसमें आगे इंडस्ट्री क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वही इंडस्ट्री है जिसको 2019 में इतना बड़ा प्रोत्साहन वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने दिया था, जब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट को 32% से घटाकर इफेक्टिव रेट उसका 20% पे लेके आए थे। उससे कितनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुई है इंडस्ट्री में, वो भी आपके सामने ही है। जो मैं जिक्र कर रहा था कि गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर से पिछले 4-5 वर्ष में इन्होंने अर्थव्यवस्था चलाने की कोशिश की है। मैं समय ज्यादा ले रहा हूं, पर अर्थव्यवस्था कुछ विषय ऐसा है कि वन लाइनर जवाब उसके हो नहीं सकते। बिल्कुल, मैं समझती हूँ। अब स्टार्टअप्स पे आते हैं। देखिए, स्टार्टअप्स को बूस्ट देने के लिए, और इसका स्वागत तो आपके पूर्व वित्त मंत्री ने भी किया है, कि एंजल टैक्स को खत्म किया गया है। आपको लगता है कि जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेश आने में दिक्कतें हो रही थी, वो इससे रुकेंगी? देखिए अंजना जी, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन रहा था, उस इकोसिस्टम बन रहा था क्रिप्टो करेंसी का। और सरकार ने जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी के इकोसिस्टम को, जो एक ब्लॉकचेन में बहुत बड़ा इनोवेशन होने वाला था, उसके ऊपर एसेट्स के ऊपर टैक्स लगाकर, उसके वो एसटीटी लगाकर वो इकोसिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दी, और सारा इकोसिस्टम दुबई और बाकी जगह चला गया है। तो इसलिए इसकी गहराई में जाने की जरूरत पड़ेगी कि ठीक है, आपने एंजल इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो टैक्स है उसको हटा दिया है, पर कहीं और जरूर कोई ना कोई कर जरूर लगा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जब भी बजट बनाया जाता है, और इस सरकार की एक खासियत रही है कि एक हाथ से दो तो दूसरी हाथ से लो, तो मैंने भी बजट के फाइन प्रिंट नहीं पढ़ा है, पर हाँ, अगर एंजल टैक्स को हटाया गया है तो, और उससे अगर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलता है, तो हम जरूर उसका समर्थन करेंगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न वही है जो आपके नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कुर्सी बजाओ बजट है। बिहार को, आंध्र प्रदेश को लंबे वक्त से उनकी ये डिमांड थी कि उनको विशेष राज्य मिले, उनको विशेष पैकेज मिले। अब जब 58,000 करोड़ बिहार को या 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को मिल रहा है, बीजेपी कह रही है कि ये इसलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि इन राज्यों का भला हो। इस पर आपका जवाब? देखिए, एक वो अंग्रेजी का प्रोवर्ब है, द टेल वैग्स द डॉग। तो जो कोएलिशन कंपल्शंस हैं इस बजट के ऊपर, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखी गई है कि उसको पढ़ने के लिए आपको ऐनक भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बिहार और आंध्र प्रदेश से इतना प्रेम था, तो पिछले 10 वर्ष में वो प्रेम क्यों नहीं जागा? ये 11वें वर्ष में क्यों जागा है, जब उन बैसाखियों के सहारे आपकी सरकार चल रही है? तो ये पॉलिटिकल कंपल्शंस का, अंजना जी, शायद पहला पुख्ता प्रमाण है कि जो सरकार अभी तक कहती आई है कि भाई हम पूरी तरह से इन कंट्रोल हैं, जिस तरह से बिहार और आंध्र प्रदेश को एलोकेशंस दिए गए हैं, जो एलोकेशंस पिछले 10 वर्ष में नहीं दिए गए, वो पूरी तरह से ये प्रमाणित करता है कि बैसाखियां व्यक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मनीष तिवारी जी, सांसद, कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तक पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। धन्यवाद।